वेलकम टू माय चैनल विंकिंग स्टडी। तो आज मैं क्लास 6 की एसएसटी की बुक में ज्योग्राफी से सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सौर मंडल। बच्चों, सौर मंडल के बारे में हमें नॉर्मली चीज़ें ये पता होती हैं कि हमने आसमान में कई सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे तारे देखे हैं और आपने बच्चों ग्रहों के बारे में सुना होगा, जैसे कि पृथ्वी भी ग्रह है जिसमें हम रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सौर मंडल में ही तो हैं। तो सौर मंडल का मीनिंग हुआ, हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को पूरा करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले ये दिखाया गया है सौर मंडल में पृथ्वी में कि आपको पता होगा बच्चों की पूर्णिमा, आपने सुना होगा कि आज पूर्णिमा है, अमावस्या है। तो आखिर ये होते क्या हैं? तो आप देखिए ज़रा इस लाइन में देखिए, पूर्णिमा की मीनिंग क्या होती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार दिखते हैं। आपने देखा होगा कि हमको 1 महीने में एक बार पूरा चंद्रमा दिखता है, ठीक है। जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखता है उस दिन को ही पूर्णिमा कहते हैं। और धीरे धीरे वो चंद्रमा धीरे धीरे घटता जाता है और घटने के बाद जो है वो एक दिन बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मतलब आसमान में बिल्कुल नहीं दिखता है। तो उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या, ठीक है। ये देखिए, तो उस दिन को कहते हैं अमावस्या। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में देख लिया। जिस दिन पूरे महीने में जिस दिन हमको पूरा चंद्रमा दिखता है उस दिन पूर्णिमा कहलाती है, और उसके बाद जिस दिन आसमान में हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है उस दिन को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों खगोलीय पिंड के बारे में। तो यहाँ देखिए, ये खगोलीय पिंड के बारे में इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, मतलब चंद्रमा आपको देखा होगा आपने, रात में चमकता है, तारे कई सारे चमकते हैं, तो और दिन में मतलब कि सूरज भी चमकता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आसमान में चीज़ें जो चमकती हैं ना, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो अगर हमें कॉपी में लिखना है तो हम लिख सकते हैं वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम पढ़ते हैं तारे के बारे में। ये देखिए इस लाइन में, तारे क्या होते हैं? तो ये गैसों से बने होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तारों के बारे में भी पूछ लेता है। तो तारा क्या होता है? इसमें खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, और ये गैस के गोले बने होते हैं। जैसे सूरज जो है, सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे बहुत सारी गैस है, इसी तरीके से तारों में भी गैसें होती हैं। तो जो तारे हैं इनकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि तारों में तारे जो हैं वो गैस के बने होते हैं और इनमें खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। ये जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इनको तारे कहते हैं। और जो सूरज है वो भी क्या है? एक तारा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सूर्य है ना वो एक तारा है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं, आपने आसमान में बहुत सारे तारे देखे हैं, ठीक है। तो हम आसमान में कई बार देखते हैं ऊपर, तो हमको काफ़ी सारी आकृतियाँ यानी डिज़ाइन में तारे दिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपने भी शायद देखा होगा, नोटिस किया होगा, ठीक है। तो आपने आसमान में कई सारे ऐसे तारों के जो समूह हैं यानी ग्रुप्स हैं वो देखे होंगे। तो इन समूहों को क्या कहते हैं बच्चों? इन समूहों को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इन समूहों को? इन समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि रात में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्सा मेजर या बिग बियर, यहाँ पे दिखा है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मतलब ये जो जैसे यहाँ पे एक समूह दिखा है ना, इसी तरीके से इनके नाम होते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर। आपने सुना होगा सप्तऋषि, ठीक है। तो सप्तऋषि भी क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। अगर क्वेश्चन आता है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अगर उदाहरण की बात हो तो आप सप्तऋषि और अर्सा मेजर याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है जो सप्तऋषि हैं वो 7 तारों का समूह है, और जो ये किसके नाम पे पड़े? पहले 7 ऋषि होते थे, उन्हीं के नाम पे ये सप्तऋषि रखा गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ध्रुव तारा लिखा है ना, ध्रुव तारे के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ध्रुव तारे के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, ठीक है। ये काफ़ी, इसकी जो प्रकाश है ना ये काफ़ी होता है, यानी कि काफ़ी चमकता है ये तारा। रात्रि में लोग दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसे आजकल तो हम कई सारी चीज़ों से पता लगा लेते हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं के बारे में। पहले के टाइम में तारों से पता लगाया जाता था। जैसे कि जो ध्रुव तारा है ना वो उत्तर दिशा में होता था। जैसे कि यहाँ पे आपको ध्रुव तारा दिख रहा है बच्चों, ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में होता था। और अब उत्तर दिशा के बारे में जैसे ही पता लगता था तो सबको पता ही है कि भाई उत्तर के जो बिल्कुल अपोजिट दिशा होगी वो कौन सी होगी? वो दक्षिण होगी। तो और जहाँ से सूरज निकलता है वो पूर्व दिशा है, तो उसी के अपोजिट वाली पश्चिम होगी। इस तरीके से लोग पहले दिशाओं के बारे में जानते थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ग्रहों के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, और ये आगे जाके ये भी पूछा जाएगा कि जो ग्रह हैं और ग्रहों और तारों में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, आखिर ग्रह कहते किसको हैं।
तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आपको तारों और ग्रहों के बीच में अंतर पता चल गया होगा। तारों में खुद की ऊष्मा व प्रकाश होती है, जबकि ग्रहों में खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश में इनको प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने ग्रहों के बारे में तो जानकारी ले ली, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे जो ग्रह हैं वो उनमें ना तो खुद की ऊष्मा होती है ना प्रकाश, ठीक है। अभी इस टाइम वर्तमान में मतलब जो सौरमंडल है उसमें कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसी में ही फटाफट से देख लेते हैं एक और चीज़ कि भाई उपग्रह किसे कहते हैं, वो आगे आएगा। तो पहले आप ये चित्र जो देख रहे हैं ना, इसमें आप देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है ये सूरज है, और सूरज के जो चारों तरफ है ये दिख रहे हैं ना गोल गोल, ये सब क्या है? ये सब ग्रह हैं। तो जो ग्रह हैं उनकी परिभाषा अगर हमने लिखनी होगी तो हम लिख सकते हैं, जो ग्रह हैं उनकी खुद की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, इसके अलावा वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ तक हमने पता कर लिया इनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाई उपग्रह क्या होता है। आपने उपग्रह भी सुना होगा ना। उपग्रह का मतलब ऐसे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ग्रहों के बारे में आपने पढ़ा, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि उपग्रह क्या करते हैं? वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह है। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों के भी कई सारे उपग्रह हैं, और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के, ठीक है। बृहस्पति भी सौरमंडल का हिस्सा है, और सौरमंडल का वो सबसे बड़ा ग्रह है। आपको यहाँ पे जो है बृहस्पति दिख रहा होगा, मैंने देखो ये राइट से अंडर गोला बना रखा है, ये बृहस्पति है, ठीक है। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सौरमंडल के बारे में आ गया। अभी मैंने आपको बताया था ना सौरमंडल क्या होता है। सूर्य, 8 ग्रह जो अभी बताए, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह कौन से होते हैं? छोटे ग्रह, ठीक है। और उल्का पिंड जैसे कई सारे पत्थर होते हैं ना, तो ये सौरमंडल में कई सारे पत्थर होते हैं। तो इन सब के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड और क्षुद्रग्रह के समूह को ही उल्का पिंड कहते हैं। और इनका मुखिया कौन होता है? मुखिया इनका सूर्य होता है। जैसे फैमिली में कोई एक बड़ा इंसान होता है ना, फैमिली का सदस्य जो मुखिया होता है घर का, जो सब कुछ देखता है और वो मेन होता है, सबसे मुखिया होता है। इसी तरीके से जो सौरमंडल है उसका मुखिया सूरज को कहा जाता है, और जो सूर्य है ना इन ग्रहों के बीच में होता है, और जो ग्रह हैं वो चारों तरफ से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब हम सूर्य के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे। सूर्य जो है ना, सूर्य ये देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है, और इसके अलावा ये कई सारी गैसों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। और इसके अलावा सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमको सूरज से ही रोशनी मिलती है। सोचिए अगर सूर्य नहीं होगा तो पूरे दुनिया में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप अंदाज़ा लगाइए, हम जहाँ रहते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ से 1 किलोमीटर कितना दूर होता है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो कितना दूर पे होगा। और इतना दूर होने के बाद भी कभी कभी सूर्य की जो रोशनी है वो हमारी पृथ्वी पर इतनी तेज़ आती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी होती है। तो सोचिए अगर हमारी पृथ्वी उसके पास होती तो हमारी पृथ्वी कितनी गर्म होती, ठीक है। अभी हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी ग्रह के बारे में पढ़ा था कि जिसमें खुद के प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उन्हें ग्रह कहते हैं। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं ये? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। बच्चों यूरेनस माने अरुण तथा नेपच्यून माने वरुण, ठीक है। इसके अलावा इनको अगर हम इनकी दूरी के से याद करें, जैसे क्वेश्चन भी है आपके आगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम बताइए, तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। या आप ये भी कह सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इससे पहले ये देखिए, ये जो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं ना, ये जो हैं रास्ते में दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। अब बच्चों दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है, ये है हमारी पृथ्वी। तो देखो कहीं पे तो सूरज से पृथ्वी की दूरी कम है और कहीं पे क्या है? ज़्यादा है। तो कहीं पे दूरी कम और कहीं पे दूरी ज़्यादा होने को ही क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो ग्रह है ना, ये सभी क्या हैं? दीर्घ वृत्ताकार में है सूर्य से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अभी हमने सूर्य से दूरी के अनुसार पढ़ा था। तो भाई तुमने देखा, जैसे कि इस चित्र में देखिए,
एक बार जो सूर्य है उसके सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध। भाई जो चीज़ किसी चीज़ के पास होगी तो वो जल्दी भी तो उस चीज़ का चक्कर लगाएगी ना। तो इसी तरीके से जो बुध है ना वो सबसे तेज़, सबसे जल्दी सूरज का चक्कर लगा लेता है, और वो कुल कितने दिनों में लगा लेता है? 88 दिनों में। देखिए कितनी जल्दी चक्कर लगा लेता है, और जो जितना दूर होगा वो उतनी ही देर में चक्कर लगाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और कि जो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति जो है वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, यानी कि जो इसकी शेप और साइज़ है वो बिल्कुल पृथ्वी हमारी अर्थ की तरह ही है। अच्छा, आपने पहले सुना होगा या फिर आपने कभी ऐसा लोगों से सुना होगा अपने बड़ों से कि नहीं ग्रह तो 8 नहीं 9 होते हैं या फिर 9 थे, तो एक ग्रह कहाँ गया? भाई एक ग्रह जो था उसका नाम प्लूटो था, जिसको हिंदी में यम बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले ये भी हमारे जो सौरमंडल है उसका हिस्सा था, यानी कि पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 की बात है, इसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्नपिंड, ठीक है, अन्नपिंड 2003 UB313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको हम ग्रह नहीं कहेंगे, ठीक है, इनको हम ग्रह नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? बौने ग्रह कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि सूरज से जो है पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा स्थान है, और अगर आकार की बात करें तो आकार में ये 5वें स्थान पे आती है, और सबसे बड़ा कौन सा है आकार में? बृहस्पति। ठीक है। और यह जो है ध्रुवों से चपटी है। बच्चों ध्रुव क्या होते हैं? अब एक बार हम उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो जो उसका छोर वाला इलाका होता है ना, पॉइंट वाला, ये देखिए छोर वाला इलाका, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को ध्रुव कहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो हल्की सी ध्रुवों से क्या है? चपटी है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? चपटी है। ये आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो जब भी अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों से चपटी है, इसकी मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। और जो है पृथ्वी का सही आकार क्या है? भूआब। इसके अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसमें जो है पूरा 71 यानी 71% यह पानी से ढकी हुई है, और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। और जीवन जीने के लिए इसमें सभी अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं। ठीक है। पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, इसमें पानी है, इसमें वायु है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वायु यानी कि ऑक्सीजन है। अगर हम कुछ टाइम के लिए पानी और खाने के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन हम नहीं रह सकते। जैसे आपको अभी इस टाइम पे कोविड चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि भाई ऑक्सीजन के बिना कितने लोग मर रहे हैं। तो सोचिए ऑक्सीजन नहीं होगी तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। कोई रहेगा ही नहीं जिंदा। इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नीले ग्रह के बाद भी समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ पे 2/3 लिखा है ना, 2/3 मतलब 71% ही हुआ। ठीक है। चंद्रमा के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जो है ये एक उपग्रह है, और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के बारे में ये एक उपग्रह है, और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा यानी उपग्रह है, जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से, अन्य खगोलीय पिंडों से क्या है? पास है। हमको आपने देखा होगा ना बच्चों, तारे हैं वो हमको बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो तारे हैं हमारे ग्रह से, इनफैक्ट सूर्य से भी बड़े बड़े होते हैं। हमें ये इसीलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत दूर है। आपने देखा होगा कि कभी अगर आप पहाड़ की तरफ गए हैं, या फिर हिल साइड में, या फिर आप कहीं अपने मतलब दूर हैं और कोई गाड़ी सामने से मतलब काफ़ी दूर से आ रही है, तो आपको वो बड़ी छोटी सी दिखाई देती होगी, राइट? वो क्यों? क्योंकि जब हमारे से कोई चीज़ दूर होती है ना तो वो हमको छोटी दिखाई देती है, जब वो पास आने लगती है तो वो हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें कि चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं बच्चों। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी ना, ये आपने टीवी में शायद कभी देखा हो। ये है क्या आखिर में? इन्हें कहते हैं मानव निर्मित उपग्रह, इंग्लिश में इन्हें सैटेलाइट भी कहते हैं। ऐसे उपग्रह जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ठीक है। कई सारे होते हैं ये भी। हमारे जैसे कि हमारे जो भारत है ना, भारत में ही कई सारे उपग्रह बने, जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट नाम के उपग्रह। ये क्यों भेजे जाते हैं? काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी के बारे में, सौरमंडल के बारे में, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। ये तो लगभग चंद्रमा के बारे में था। और एक बात और याद रखेंगे चंद्रमा के बारे में कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिन में। जबकि एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन। मतलब हम लगभग 365 कहते हैं, लेकिन 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि 365 दिन। ठीक है। क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया था ना, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं जो सौरमंडल का हिस्सा कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये बड़े छोटे पिंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है ना आपको, सॉरी ये देखिए, इधर लेफ्ट साइड में देखिए, ये दिखा रखा है ना हमको, ये क्षुद्र ग्रह है। क्या है ये? इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये देखिए
चलिए अब हम आगे क्षुद्रग्रह के बाद उल्कापिंडों के बारे में भी देख लेते हैं। मैंने आपको उल्कापिंड के बारे में भी बताया था, ये होते हैं छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं ये? पत्थरों के टुकड़े। ठीक है, कई सारे होते हैं, ये एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। तो ये भी चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, तो इसीलिए इनको उल्कापिंड कहते हैं। ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आती है आपकी इसमें कि भाई आकाशगंगा क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कई सारे तारे दिख रहे होंगे। आप आसमान में देखते हैं, आपको कई सारे तारे दिखते हैं ना। ये देखिए, यहाँ असंख्य तारे हैं। पता है सौरमंडल में इतने तारे हैं, इतने सारे तारे हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे हैं। हम काउंट भी नहीं कर सकते, मतलब हमारी कल्पना से भी ज़्यादा हैं। तो यह पट्टी आकाशगंगा है। मतलब अगर प्रश्न आ गया कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं लाखों लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, कई सारे लाखों करोड़ों तारे होते हैं, इसमें बादल होते हैं, गैसें होते हैं, ये जैसे कि दिखा रखा है इन। तो हम कह सकते हैं लाखों करोड़ों तारों और बादलों और गैस के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सॉरी, लाखों आपने यहाँ पे देखा तो लाखों कई करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं आखिर ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के बारे में भी तो आपने सुना होगा ना, यूनिवर्स के बारे में। तो यही जो आकाशगंगाएं हैं ना, जो कई सारे करोड़ों तारों का समूह होती हैं, इन्हीं सबको मिलाकर इन्हीं सबको ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। तो देखिए भाई, यहाँ पे एक लड़की दिखाई गई है, एक गर्ल दिखाई गई है यहाँ पे। वो देखिए वो पृथ्वी पे रहती है, राइट। अब पृथ्वी किसका समूह है? सौरमंडल का। और सौरमंडल में कई सारे तारे ग्रह होते हैं, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो सोचिए ये कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आंसर इसी से रिलेटेड है। सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। अगर कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।